हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रपति ने आज इस साल 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 29 महिलाएं, 16 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता और 1 ट्रांसजेंडर पुरस्कार विजेता शामिल है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में हिस्सा लेने के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। समारोह में देश के 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उनकी पत्नी संगीता जेटली को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अवार्ड सौंपा। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को पद्म भूषण से सम्मानित किया। पीवी सिंधु को यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में मिला है। बता दें कि पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभिनेत्री कंगना रनौत को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कंगना के यहाँ सम्मान कला के क्षेत्र में दिया गया है और बता दें कि इस साल 102 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिंगर अदनान शमी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। अदनान शमी को यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में सूफी गायक मदन चौहान को पद्मश्री से सम्मान किया गया है और छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संगीत शिक्षक मदन चौहान ने गजल और सूफी गायन में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस बार सम्मान की सूची में मदन चौहान छत्तीसगढ़ से इकलौता नाम है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा दौरे पर है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में करके दिखाया, अब गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक स्कूल खोलेंगे। दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला है और गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक क्लिनिक खोलेंगे। गोवा के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली फ्री देंगे। गोवा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि हम रोजगार देंगे। रोजगार देने में समय लगेगा, लेकिन जब तक रोजगार नहीं देते तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। हर महीने 3000 रुपए देंगे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने घोषणा करते हुए कहा कि वे किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए अपने पद से हटने को तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में नेता कुत्ते के मरने पर भी शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन किसानों की मौतों की उन्हें कोई परवाह नहीं है। मलिक ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आलोचना यह करते हुए कहा कि संसद भवन के बजाय एक विश्व स्तरीय कॉलेज बनाना बेहतर होगा। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 6 मामलों की जांच करने पहुंची एनसीबी की एसआईटी एक्शन में आ गई है। रविवार को आर्यन खान की तबीयत ठीक नहीं होने के चलते आर्यन खान बयान दर्ज कराने नहीं पहुंच पाए। बताया जा रहा है कि आर्यन आज या कल एनसीबी के सामने पेश हो सकते हैं। आज बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी का 94वां जन्मदिन है और इस मौके पर दिल्ली में उनके आवास में पीएम मोदी उनसे मिलने पहुंचे और आडवाणी को गुलदस्ता देकर जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। तमिलनाडु में चेन्नई समेत कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार तमिलनाडु, केरल, माहे, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट पर मुख्य रूप से 10 और 11 नवंबर को भारी बारिश होने की आशंका है। तमिलनाडु में राजधानी चेन्नई समेत कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से बात की है और पीएम मोदी ने स्टालिन को बचाव और राहत कार्य में केंद्र से सभी संभव सहायता का आश्वासन दिया है। बता दें कि चेन्नई में बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया है। चेन्नई में 6 साल बाद फिर भारी बारिश हुई है। रात भर भारी बारिश होने से चेन्नई और उसके उपनगरों में जलभराव हो गया है और प्रशासन ने प्राथमिक बाढ़ अलर्ट जारी कर दिया क्योंकि शहर के 3 जलाशयों में अतिरिक्त पानी को बहाने के लिए चरणबद्ध तरीके से खोला गया है।
मणिपुर में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई है। भूकंप की जानकारी नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने दी है। भूकंप उसरुल में 56 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में सुबह 7:48 पर आया। फिलहाल जान माल का कोई नुकसान की खबर नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में दीपावली के बाद भी चौथे दिन भी वायु प्रदूषण को लेकर काफी गंभीर स्थिति बनी रही। वहीं राजधानी दिल्ली में बीते रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI इंडेक्स 428 रहा। ऐसे में गाजियाबाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां बीते एक दिन पहले यहां देश के प्रदूषित शहरों में पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। दिल्ली में छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालुओं ने जहरीली झाग के बीच यमुना नदी में स्नान किया। इस दौरान एक श्रद्धालु महिला ने बताया कि यमुना का पानी बहुत गंदा है, लेकिन छठ पूजा में नहाना पड़ता है, इसलिए यहाँ हम नहा रहे हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 108 करोड़ 50 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 74 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 34 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 15 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 25 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। पीएम नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में शामिल होने मध्य प्रदेश आएंगे। साथ ही वे वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन का आगाज भी करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि पीएम मोदी यहां आ रहे हैं। उपचुनाव में कांग्रेस की हार पर कमलनाथ ने मंथन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंथन में सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, वो है कमलनाथ। सब कुछ वही है, नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर सीमित नेता बताया है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में बंद कमरे में आधे घंटे तक चर्चा हुई। दोनों की इस मुलाकात को आगामी शीतकालीन सत्र से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इस मुलाकात को सौजन्य बताया और कहा कि वो दीपावली की बधाई देने आए थे। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिन के ग्वालियर दौरे पर हैं। इस दौरान सिंधिया बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने दिवाली के दिन महाराजबाड़े पे हुए अग्निकांड में घायल व्यक्ति से भी अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। सिंधिया ने कहा कि मेरा दायित्व बनता है कि अपने लोगों के यह दुख की घड़ी में मैं जाऊं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मध्य प्रदेश में 36 जिलों में 76,263 मोबाइल फोन खरीदे जाएंगे। इसके लिए जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति में विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला कौशल्य अधिकारी और जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी शामिल रहेंगे। तय मापदंड के मोबाइल खरीदने के लिए केंद्र सरकार के जैम पोर्टल के माध्यम से निविदा निकाली जाएगी। झीरम जांच आयोग की रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्कालीन बीजेपी सरकार और वर्तमान की केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमने झीरम मामले की जांच के लिए SIT गठित की, लेकिन NIA हमें झीरम से संबंधित फाइल नहीं लौटा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आखिर भारत सरकार किसे बचाना चाहती है और किन तथ्यों को छुपाना चाहती है। सुकमा में जवान के हमले से घायल हुए साथी जवानों को इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। जवानों से मुलाकात करने PCC चीफ मोहन मरकाम नारायणा हॉस्पिटल पहुंचे और जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सुकमा में CRPF जवानों की मौत पर सीएम भूपेश बघेल ने संवेदना जताई है। सीएम ने इस घटना को दुर्भाग्यजनक बताया है। साथ ही घायल जवानों को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि आज सुबह एक जवान ने अपने साथी जवान पर फायरिंग कर दी थी, जिससे 4 जवानों की मौके पर मौत हो गई। सुकमा के CRPF कैंप पे जवानों के बीच आपसी विवाद में हुई फायरिंग को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने मामले में सरकार को घेरते हुए जवानों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की नसीहत दी है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है, कहा है कि बीजेपी इस पर ओछी राजनीति न करे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने दिवाली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बता दें कि दिल्ली दौरे के दौरान मुलाकात हुई। इस दौरान JP नड्डा और वसुंधरा राजे समेत दूसरे नेता मौजूद रहे। ग्वालियर में गंदे पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव किया और मेन गेट में धरने पर बैठ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बाल्टियों में गंदा पानी लेकर पहुंचे थे।
जबलपुर में शराब के नशे में 5 दोस्तों के बीच में विवाद हो गया। इसके बाद 4 युवकों ने मिलकर अपने ही एक साथी पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर की बरेला तहसील में परतला गांव पर कुएं में एक प्रेमी जोड़े की लाश मिली है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि युवती 3 नवंबर से गायब थी, जिसकी परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव वालों की मदद से दोनों लाशों को कुएं से बाहर निकलवाया। फिलहाल पुलिस आत्महत्या और ऑनर किलिंग करने के अंदेशा लगा रही है। अंबिकापुर के नवापारा में एक युवक को हाथी ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक तालाब किनारे गया था, तभी हाथी ने उस पर हमला कर दिया। इलाके में हाथी के घूमने से लोगों में दहशत का माहौल है। जबलपुर में सूदखोर किंग के नाम से कुख्यात बदमाश महादेव अवस्थी के घर पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने महादेव पहलवान के घर से कई अवैध हथियार, सोने और चांदी के जेवरात और नकदी बरामद किए हैं। साथ ही गिरवी रखे गए लोगों के घर और जमीन के दस्तावेज भी जब्त किए हैं। प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण करने के मामले में सरगुजा पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। साथ ही इस तरह की गतिविधियों पर लगातार आते हुए भी आगे नजर बनाए रखने की बात कही है। दरअसल 2 दिन पहले अंबिकापुर के उदयपुर ढाब में प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था। ऐसे में यहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस ने सेलवान्य मिंच और अनिल के स्पोट्टा के खिलाफ छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मुरैना में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह अवैध फैक्ट्री पोरसा थाना इलाके की है और जोटई रोड के पास चल रही थी। कार्रवाई के बाद 20 देसी कट्टे, 2 पिस्तल, 8 जिंदा कारतूस और 6 खाली कारतूस बरामद किए गए। कोरोना काल के बाद सफर करने के लिए लगभग सभी ट्रेनें में रिजर्वेशन जरूरी हो गया था, लेकिन अब 10 ट्रेनों में जनरल कोच में यात्रा करने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि अब एक जनरल टिकट खरीदने पर 15 रुपए की बचत होगी। सूर्य उपासना का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ आज उसकी शुरुआत हो गई है। मंगलवार को खरना किया जाएगा और इसके बाद बुधवार शाम को डूबते सूर्य और गुरुवार को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। रायपुर शहर के कई तालाबों में इस मौके पर सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालु जुटे और मुख्य आयोजन महादेव घाट में होगा। यह प्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों में भी भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश में नवंबर महीने से शुरुआत में ही न्यूनतम तापमान में खासी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में ठंड लंबे समय तक रहेगी और साथ ही अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमानों में और ज्यादा गिरावट हो सकती है। हवाओं के रुख के कारण भी इस समय वातावरण में ठंड का असर पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आने वाली शुष्क हवाओं से 2 डिग्री पारा नीचे गिरा है, जिसके कारण प्रदेश में ठंड बढ़ी है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में और ज्यादा तापमान घटने का अनुमान लगाया है। बता दें कि राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री तक पहुंच गया है।